बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी और कंटोनमेंट बोर्ड्स के जो इंतखाबात हैं वो मुकम्मल हो गए हैं, रिज़ल्ट सारे आ हो गए हैं। और क्या इनको आइंदा आम इंतखाबात के लिए हकीकी सर्वे करार दिया जा सकता है? और फिर नून लीग में मज़ाहमत और मुफाहमत का जो बयानिया चल रहा है, क्या उससे भी इन इंतखाबी नताइज को जोड़ा जा सकता है? इस पर बात करेंगे। और फिर अमरीकी सदर जो बाइडन पर प्रेशर बढ़ रहा है कि जनाब खान साहब से रब्ता करें, इस पर बात करेंगे। और एक ख़बर जो सोशल मीडिया पे ट्विटर पे चल रही है कि जो मुल्ला बरादर हैं, अब्दुल गनी बरादर, वो कत्ल हो गए हैं और सिराजुल हक हक्कानी ग्रुप जो है उसके हाथों वो मारे गए हैं। इस खबर की क्या हकीकत है? और फिर हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद ने आज अदालती साल का पहला दिन था, उसकी इफ्तिताई तकरीब थी, वहाँ खिताब की और फरमाया कि समझ नहीं आता कि बार कौंसल्स की जजेस तकर्री में एहतजाज के पीछे असल महरक़ात क्या हैं। यानी उन्हें यही नहीं पता चल रहा कि वकला क्यों एहतजाज कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की शहादत के हवाले से जो बात चल रही है। तो ये किसी ने ट्वीट किया पश्तो ज़बान में, कोई रिकॉर्डिंग थी, तो फिर वहाँ से ट्रेंड बन गया ये। तो वो जो ख़बर है वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये हक्कानी ग्रुप जो है उसके हाथों मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो मारे गए हैं। तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं ये 2010 में पाकिस्तान में गिरफ़्तार हुए थे अमेरिका और पाकिस्तान के हसास अदारों की मुश्तरका काविश के नतीजे में, और 2019 में इन्हें अमेरिका के कहने पर रिहा कर दिया था ताकि दोहा और कतर के जो मुज़ाकरात हैं वो उनमें शामिल हो सके, अपना किरदार अदा कर सके। और ये पहले तालिबान के या अस्करियत पसंदों के लीडर थे जिनकी बराह रास्त सदर अमेरिका से बात हुई थी। और उस वक्त अमेरिका के सदर थे, ये 2020 की बात है, डोनाल्ड ट्रंप से उनकी बराह रास्त टेलीफोन पर बात हुई थी। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जनाब हक्कानी ग्रुप, हक्कानी साहब जो हैं ये सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं ये वज़ीर दाखिला हैं और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नायब वज़ीर आज़म। तो हक्कानी साहब जो हैं वो जो है पाकिस्तान का बड़ा असर और सूख है उन पर, और वो अमेरिका जो है उनसे काफ़ी नाराज़ है और उनके सर की कीमत भी $10 मिलियन के करीब जो है उन्होंने मुकर्रर की थी। लेकिन ये इन ख़बरों में बज़ाहिर कोई नहीं है, सदाकत नहीं है। तालिबान ने इसकी तरदीद की है। हमारे दो दोस्त हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान काबुल में रिपोर्टिंग के लिए एक टीवी चैनल के, वो कह रहे हैं कि यहाँ कोई ऐसी इतला नहीं है और कोई ऐसा इशारा भी काबुल में मौजूद नहीं है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं नायब वज़ीर आज़म। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसा कोई ख़बर वहाँ काबुल में इस तरह की नहीं, अफवाहें हैं जैसे पाकिस्तान में उसी तरह की अफवाहें या जैसे सोशल मीडिया पे है, लेकिन वहाँ कोई ऐसा लग नहीं रहा कि ज़ाहिर है ना, वो पता चल जाता है, क्राइम से अंदाज़ा हो जाता है। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और शायद थोड़ी देर बाद कोई उनकी ऑडियो वीडियो भी तालिबान जो हैं वो अपने उसमें डाल दें, सोशल मीडिया पे तरदीद कर दें। और अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब जो हैं उन्होंने कहा है, तकरीब थी, ज़ाहिर है वो हर साल होती है अदालती साल के आगाज़ पर, तो आज पहला दिन है तो तकरीब थी, उसमें उन्होंने कहा कि वकला का जो एहतजाज है मुझे समझ नहीं आ रही ये क्यों कर रहे हैं, इसके महरक़ात क्या हैं, पीछे क्या हैं। ये तो इतने बोले तो नहीं हैं हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान। और ये देखें तकरीब, ये जो तकरीब है ना, इसमें आमतौर पर पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन, पाकिस्तान बार कौंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, बाज़ औक़ात जो सूबाई बार कौंसिलें होती हैं उनके वाइस चेयरमैन भी शामिल होते हैं। लेकिन इस तकरीब में
जो पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन मौजूद नहीं थे, चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल के चेयरमैन मौजूद नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मौजूद नहीं थे। उनकी तरफ से नुमाइंदगी की है सैयद अमजद शाह साहब ने पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से, और जो सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अहमद शहजाद फ़ारूक राना साहब, वो उस तकरीब में मौजूद थे। तो ये तो सीधी सी बात है, वकला महरक़ात जो हैं पीछे क्या है, वो वकला जो समझते हैं, वो नारे आप सुन लें, वो नारे जो थे ना कन्वेंशन, वकला कन्वेंशन में, वही असल तहरीक की वजह है। वो समझ रहे हैं कि हमारी जो मौजूदा अदलिया है ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में है, और जो तकर्रर हो रहा है जजेस का, सीनियरिटी तोड़ी जा रही है, और जैसे मुकदमात की समाअत हो रही है, इसके पीछे वो हामिद खान जो हैं वकला के एक बड़े लीडर हैं, वो जो कहते हैं जनाब एक नई डॉक्ट्राइन आ गई है, गुलजार डॉक्ट्राइन, कि जनाब केस जो है दबा के बैठे रहे, उनको सुने ना। उन्होंने जो वकार सेठ थे जस्टिस, उनके केस का हवाला दिया कि जनाब इतनी देर पड़ा रहा और किसी ने सुना ही नहीं। और फिर आप जो देखें ना, वो चौथे नंबर से जब आयशा मलिक वाला मामला था, तो वकला का जो कन्वेंशन था, वहाँ जो नारा लग रहा था कि जजेस जर्नल राब्ते हम नहीं मानते, ये असल महर्रक है। आप इस तासर को अगर ख़त्म कर देते हैं कि जनाब कोई राब्ते शाब्ते नहीं है और कोई आइन और कानून से हटकर बात नहीं हो रही, और फिर वो जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान वाला वो जो इशू था सेनेट इलेक्शन वाला, उसमें जिस तरह आपके बेंच के एक फाजल रुकन ने ये बार बार साफ पता चल रहा था, वो चाहते हैं कि खुफिया बैलेटिंग की बजाय कोई ऐसा तरीका ढूंढ लिया जाए कि वो पता चल जाए कि किस बंदे ने किसको वोट दिया है, यानी आइन के बिल्कुल मुनाफी एक इकदाम कर दिया जाए। और अब भी कह रही है हुकूमत कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कोई ऐसा इंतज़ाम कर लिया जाए कि ये पता चल जाए कि पैसे लेके किसने वोट दिए, फिर वो आइन की जो स्कीम है वो किधर गई, वो गड़बड़ हो। ये सीधी सी बात है, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात ही नहीं है, ना ही ये ज़्यादा कोई गहरा एटमी फार्मूला है कि जनाब इसके महरक़ात क्या हैं। महरक़ात वही हैं जो सबको पता है, जो मिस्टर जैसे उमर रज़ा बंदयाल अदालत में जो उनके सामने लतीफ़ा अफरीदी साहब कह चुके हैं जनाब तकसीम है सुप्रीम कोर्ट की तकसीम का मतलब यही होता है कि जनाब एक तरफ आइन और कानून की पासदारी वाले वकला जजेस, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे जजेस जिनके बारे में शुकूक व शुबहात का इज़हार किया जाता है। इस तरह की बात है भाई जी, अल्लाह खैर रखे। और फिर कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से, लेकिन इससे पहले मैं बात ना कर लूँ इमरान खान साहब की। वो एक डेमोक्रेट सेनेटर हैं क्रिस वैन, उन्होंने जनाब ये कहा है कि जनाब कोई वजह नहीं है कि बाइडेन जो हैं अमरीकी सदर, वो फ़ोन ना करें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को। अफ़गानिस्तान के हालात का तकाज़ा है कि उनसे बात की जाए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से। ये तो हम तो भाई पिछले महीने से बत्ती बाल के बनेरे थे बैठे हैं। वो सुना हुआ ना आपने गाना, बत्ती बाल के बनेरे उते रखनिया किते भुल ना जावे माही मेरा। वो बत्ती बाल के पिछले महीने से हमने वो फाइलें शैलें तैयार की हुई हैं। हमें कुछ इशारा आया था अमेरिका से कि बाइडेन साहब रब्ता करेंगे 11 सितंबर के इर्द गिर्द कहीं, तो आज 13 हो गई है, शायद 1-2-4 दिन तक आ जाए। तो वो हमने तो अपनी तैयारी की हुई है, अगर फ़ोन आता है तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो हैं हैंडसम वज़ीर-ए-आज़म, वो बात करेंगे उनके साथ। साढ़ा कलो कड़ा इनका आ रहा। वो जो अमेरिकी सेनेटर हैं वो ये कह रहे हैं जनाब वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा वगैरह सारे पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं, तो उनको क्या अमर माने है कि बाइडेन फ़ोन नहीं करता। यार ये अमर माने होते हैं कुछ मामलात ऐसे। जब अभी 2 दफ़ा बात हुई है उनकी चीनी सदर के साथ, पहले जब वो मुंतखब हुए उस वक्त, और 2-4 दिन पहले बाइडेन ने ख़ुद फ़ोन किया है चीनी सदर को, और 90 मिनट तक दोनों की बात हुई है। इलाक़ाई सूरत हाल, स्ट्रेटजिक प्लानिंग और ये और वो, अफ़गानिस्तान, बहरल काहल, ये वो जहाँ भी जो भी आलमी मसाइल हैं वो हैं।
वो खुर्शीफ का दौर था। अमेरिका और जो रशिया है इसकी सर्द जंग अरूज पे थी। दो सुपर पावर्स, दो ब्लॉक थे दुनिया में, एक कम्युनिस्ट और एक ये अमेरिकी, और तीसरा कुछ था वो गैर वाबस्ता ममालिक की एक तहरीक थी, वो किसी के साथ भी वाबस्ता नहीं थे, लेकिन मेन दो ही थे। तो उस वक्त रूसी वज़ीर ख़ारजा दौरा करके अमेरिका का आए बरतानिया। तो बरतानिया एयरपोर्ट पे उन्होंने कुछ देर रुकना था। ज़ाहिर है वहाँ फिर वो जब ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में, तो बड़ा अहम दौरा था अमेरिका का उनका, और फिर बरतानिया में रुकना उनका। तो वहाँ एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आप लंदन में रुके हैं, तो क्या बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ आप मुलाकात करेंगे? तो उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब आका से बात हो जाए तो फिर गुलाम से बात करने की ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने कहा जनाब मैं उहदे आका नूं मिल के आया अमेरिका नूं, हुण बरतानिया नाल की गल करनी है। ये अब अगर इस नाज़र में देखें, जो आलमी ताकतें होती हैं उनका कोई दायमी दोस्त नहीं होता और दायमी दुश्मन नहीं होता। दायमी होता है हमेशा के लिए जो होता है उनका ज़ाती मफाद, मुल्की मफाद। अमेरिका अगर समझते हैं कि उनके मुल्की मफाद को कोई फ़ायदा नहीं होगा इमरान खान के साथ बात करने में, और जैसे रशिया ने उस वक्त समझा कि बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से बात करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि असल में डोरियाँ जो है वो तो अमेरिका हिला रहा है। अब अगर 90 मिनट बात हुई है उनकी बाइडेन की चीनी सदर के साथ, तो इसमें तो ये भी कहा जा सकता है उन्होंने जो पाकिस्तान के बारे में कहना होगा कह दिया होगा कि ज़ाहिर CPAC के हवाले से, और पाकिस्तान हम तो कहते हैं हमारा बड़ा करीबी दोस्त है, लेकिन वो हो सकता है ऐसे समझ लो जैसे बरतानिया और अमेरिका बहुत करीबी दोस्त हैं, और बरतानिया कभी कभी ख़ुद को उससे बरतर भी कुछ अमूर में ज़ाहिर करता है पॉलिसियों के हवाले से। तो लेकिन फिर भी रशिया ने कह दिया था वो कि आप तो आका से बात होगी, तो हो सकता है चाइना को भी ऐसे पाकिस्तान का आका समझा जा रहा हो किसी जगह पे। बहरहाल ये एक ऐसे ही मिथ कह लें आप, लेकिन वो जो हमारी इत्तला है कि वज़ारत ख़ारजा में जहाँ तैयारी अगस्त के आखिर में शुरू हो गई थी, फाइलें शाइलें बन गई थी, समरियाँ कि क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी, और ब्रीफिंग का भी एक प्लान था कि वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाए। अब वो प्लानिंग पता नहीं होगी, वो ब्रीफिंग मेरी इत्तला नहीं है कि उनको बता दिया गया हो, लेकिन यह है कि इंतज़ार हो रहा है। और वो जो तेरे वेखने नूं पाए सी मैं गजरे, इस तरह का गाना भी है ना, घट होगी इन्हां दी भी खुशबू, मेरे ख्याल खुशबू कम होने से पहले पहले वो आ जाएगा उनका फ़ोन, या किसी न किसी अंदाज में कोई टेलीफोनिक रब्ता जो है उनका हो जाएगा। अब आ जाएँ कंटोनमेंट बोर्ड पे। ये कुछ लोग ये कह रहे हैं जनाब ये एक तरह से सर्वे हो गया है ये कि क्या बनना है 2023 के इलेक्शन में, तो ये एक तरह से सर्वे ही है। तो PTI को जो है वो लाहौर, रावलपिंडी, बड़ी मुल्तान बड़ी बुरी शिकस्त हुई है। मुल्तान में तो एक सीट भी नहीं ले सके, और पंजाब में 119 मुख्तलिफ बोर्ड्स की जो सीटें हैं उनमें से 48 सीटें जो है नून लीग के हिस्से में हैं, PTI को मिली हैं 28, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक सीट ले गया है। अब ये जो मैं बार बार कहता हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलदम सियासी जमात नहीं है, जब तक रेफरेंस ना जाए हुकूमत की तरफ से कि इस जमात पर पाबंदी लगा दी जाए आइनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में, तब तक किसी जमात को कलदम नहीं किया जा सकता। ये हमारे वज़ीर दाखिला पता नहीं कैसे कलदम कहते रहते हैं। अगर कलदम हो तो उसको टिकट ना मिलता तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, उस शख्स को जो एक निश्चित इन्होंने ली है पंजाब से वो ना लेता। और सिंध में जो बोर्ड्स हैं 48 सीटें हैं टोटल, और PTI को सिर्फ मिली हैं 8 और बलूचिस्तान में कोटा 5, मेरे ख्याल 9 टोटल हैं, वहाँ PTI को मिली है 2। पेशावर से
हार गई है पीटीआई के पीछे। 37 में से 18 सीटें मिली हैं। तो ख्याल किया कि जनाब ये वही है, सर्वे है। पीपल्स पार्टी को शायद टोटल 17 मिली हैं पूरे पाकिस्तान से, पंजाब से 1 सीट भी नहीं मिली उन्हें। ख्याल जो कहा ये जा रहा है कि ये सर्वे है, एक तरह से हकीकी सर्वे वो वाले नहीं जो कंपनियां मुख्तलिफ फर्मों से करवाए जाते हैं। उनके जो सवाल ही बड़े पेचीदा से होते हैं, उन्होंने अपनी मर्ज़ी का नतीजा निकालने के लिए कुछ इस तरह का सवाल डाल देते हैं कि जमा तफरीकें करते रहे जनाब ये इतने फ़ीसद कह रहे हैं कि पसंदीदा, इतने कहते हैं नापसंदीदा, इतने कह रहे हैं कि जिन्हें ठीक है, इतने कह रहे हैं नहीं ठीक। इस तरह के सवाल होते हैं उनके। ये तो एक तरह से सर्वे है, लेकिन ये सर्वे जो माजी में आप उठा कर देख लें तारीख, ये बल्दियाती इदारे हैं ना एक तरह से, कंटोनमेंट्स के बल्दियाती इदारे। जो बरसरे इक़्तिदार जमात होती है वो हमेशा बल्दियाती इलेक्शन जीतती है, लेकिन यहाँ जो पीटीआई है वो अगर मजमूई तादाद देखी जाए, आज़ाद उम्मीदवारों को, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जिस बड़ी तादाद में जीते हैं, और पीटीआई मजमूई तौर पर जो सीटें हैं उनमें उनकी वाज़ेह अक्सरियत नहीं है, सिर्फ नून लीग से 1 सीट ज़्यादा है, हालांकि नून लीग सिर्फ पंजाब में थी। तो फिर जो दानिश्वर हैं, जो सियासी समझ बूझ रखने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब इस रिज़ल्ट जो आया है इसमें 50% पीटीआई के कम कर लें और दीगर के 50% बढ़ा दें। ये रिज़ल्ट होगा 2023 का, ये कह रहे हैं, क्योंकि ये बरसरे इक़्तिदार जमात है। बल्दियाती इदारों में हमेशा लोगों की ख्वाहिश होती है कि जो हुकूमत है उसके बंदे जीतें ताकि हमारे काम हों, कोई रुकावट ना पड़े। अगर अपोजिशन वालों को ले आएँ तो फिर काम कैसे होने, फ़ंड्स कैसे मिलने वगैरह वगैरह। इसलिए वो कहते हैं कि इनके जीत में 50% कम कर लें और अपोजिशन नून लीग वगैरह ये पीपल्स पार्टी उनमें 50% ज़्यादा कर दें। और एक बात यहाँ ये की जा रही है कुछ हल्कों में कि ये एक जो कंटोनमेंट के इलेक्शन थे इनकी निगरानी कर रहे थे मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, और उनकी टीम जो है वो सारे इंतज़ाम कर रही थी। मरीम साहबा खामोश थी। इससे ये भी एक तासर गया है कि जनाब देखें, अगर मफाहमत वाला माहौल रहेगा तो फिर हम मुदाखलत नहीं करेंगे, फिर इसी तरह स्मूथ इलेक्शन होंगे। और कोई यानी फ़ौजी इलाकों में भी, पिंडी तक में पीटीआई हार गई है, तो फिर वो जनाब देख लें अगर वहाँ पीटीआई हार सकती है तो मफाहमत की पॉलिसी रहे तो ये होगा कि अगर मरीम इस कैंपेन को चला रही होती तो फिर वो कहते हैं कि हो सकता है कहीं से बात हो रही है, हो सकता है कि ये रिज़ल्ट थोड़े से आगे पीछे होते, कोई वहाँ मुदाखलत होती, कोई पोलिंग स्टेशन पे गड़बड़ होती वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। लेकिन भाई मेरे ये वोट जो है ये ना मरीम का है ना शहबाज शरीफ का है, ये वोट है नवाज शरीफ का। वहाँ जीतने के बाद जो नारे लगे हैं वो शेर के ही लगे हैं और नवाज शरीफ के नारे लगे हैं। ये बात समझने की ज़रूरत है। वो अंदर खाते दोनों फ़ायदा मुफाहमत से अगर नून लीग को हो रहा है तो इसमें क्या हर्ज है, अगर मज़ाहमत से हो रहा है, ये मुफाहमत मज़ाहमत की वजह से ये है। बस ये इतनी बात करनी थी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी दूसरे व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।